नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रवक्ता की कुल कितनी पोस्ट आने वाली है। मैंने आपको बताया था कि आरटीआई लगाई गई थी, जिसके आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये सूचना मिली थी कि कुल मिलाकर कितनी पोस्ट आने वाली है। हालांकि मैंने उसमें विषयवार किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी उसके बारे में आपको नहीं बताया था। हालांकि ये सूचना हम पे बहुत पहले पहुंच गई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसमें जो बिंदु संख्या 1 है कि कुल कितने पद इस समय पर रिक्त चल रहे हैं, वो दोस्तों मैं जानकारी पहले गैदर करना चाह रहा था। हालांकि दोस्तों अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, तो उसके आधार पर ही दोस्तों हम कंपैरिजन करते और हम डिमांड करते कि भाई इतनी पोस्ट दोस्तों निकलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि फिलहाल कुल कितनी पोस्ट गई हैं और कितने विषय में कितनी कितनी पोस्ट इस समय पर अध्याचन गया हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को। और इस आधार पर भी दोस्तों आप फिलहाल तैयारी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग को लेकर, तो इसके लिए भी मेरे द्वारा यूकेपीएससी पे संपर्क साधा गया और उनका जवाब क्या था उसके बारे में भी दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याचन दिखा देता हूँ। देखिए, प्रेषक हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून और सेवा में सचिव विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड शासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु अध्याचन प्रेषण के संबंध में। ठीक है, तो ये लेटर उस समय का है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आरटीआई के आधार पर यही लेटर भेजा गया है यूकेपीएससी के द्वारा। उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती के कुल मिलाकर 1045 पद यानी कि 974 सामान्य 71 महिला शाखा रिक्त है, जिसमें चयन वर्ष 2018-19 के सापेक्ष 571 पदों पर दोस्तों ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में चयन कार्रवाई गतिमान है। दोस्तों 571 पद हैं, इनमें दोस्तों चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 450 पदों को तकरीबन भरा गया है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चयन वर्ष 2021-22 के सापेक्ष 474 पद यानी कि सामान्य के 430 और महिला शाखा के 44 पद रिक्त हैं, यानी कि कुल मिला के 474 पदों पर दोस्तों यह अध्याचन भेजा गया है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अध्याचन किस तरह का है। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल हमारे पास 430 पदों का दोस्तों विवरण है सामान्य शाखा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखे गए हैं, एक कॉलम में विषय लिखे गए हैं। ठीक है, और एक में इन्होंने दोस्तों सेवा का नाम लिखा है, बस प्रवक्ता की सेवा है, फिर इसके बाद वेतनमान है, फिर सीधी भर्ती है। और इसके अलावा देखिए रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती के पदों का वर्गानुसार विवरण किया गया है। भाई एससी को कितने पद जाएंगे, एसटी को कितने जाएंगे, ओबीसी को कितने जाएंगे। ठीक है, और अनारक्षित को कितने, और कुल मिला के योग दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई कितने पद हैं एक्चुअली जो कि मतलब कि होने चाहिए सीधी भर्ती के लिए, कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देता है कि 5588 का दोस्तों आंकड़ा दिखाई देता है। ये है, ध्यान रखना कि सामान्य शाखा के पद हैं। ठीक है, अब 5588 में फिर इन्होंने क्या किया है कि बताया कि भाई एससी कितने होने चाहिए, एसटी कितने होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, वैसे हालांकि दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, सीधी भर्ती के कार्यरत एवं पूर्व अध्याचित पद, मतलब कि पहले कितने अध्याचन भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ है कि इन्होंने लिखा है भाई 5245 पदों पर दोस्तों अध्याचन भेजा जा चुका है। यहाँ पर इस टाइप का इन्होंने लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनका जो नया वाला जो है कि अभी फिलहाल के लिए जो इन्होंने सीधी भर्ती के लिए वर्तमान या अध्याचित पद इन्होंने भेजे हैं, तो ये आपको विषयवार यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों काफ़ी कम है, मैंने पहले ही बोला है, ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। तो आप देख सकते हैं कि भाई हिंदी में 62 और अंग्रेजी में 31, संस्कृत में 42, ठीक है, भौतिक शास्त्र में 38 और इसके अलावा रसायन शास्त्र में 20, गणित में भैया 0। जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई गणित में कितने पद है, तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों 0 है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जीव विज्ञान में 33 हैं, 89 सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि नागरिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में 52 हैं, फिर इसके बाद इतिहास में 23 हैं, 28 हैं भूगोल में। ठीक है, बाकी में भी मैं जातिवार इसको मतलब कि मैं वो नहीं बता रहा हूँ एससी एसटी के कितने पद है, फिलहाल अभी मैं टोटल पद आपको दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजशास्त्र में 7 हैं और बाकी में तो फिर यहाँ पर ये 0 दिखाई देते हैं। शिक्षा शास्त्र में, कला में 2 ही पद हैं, बाकी सब में दोस्तों यहाँ पर 0 है। एक पद यहाँ पर दिखाई देता है वाणिज्य में, कॉमर्स में, और इसके अलावा कृषि शास्त्र में भी दोस्तों आपको देख सकते हैं कि 2 पद यहाँ पर केवल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पद हैं वो काफ़ी कम है
और यहाँ पर अभी देखा जाए तो कुल मिला के जो योग बैठता है वो है आपका 430 पदों का दोस्तों योग बैठता है। ठीक है, तो 430 पदों पे फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये अध्याचन फिलहाल दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही मैंने बोला होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली जो गणित के छात्र हैं वो ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि भैया 0 पद हैं तो 0 पद। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला 571 पद दोस्तों निकले थे, 571 में से 450 पद ही भरे गए हैं। इसका मतलब है कि 120-21 पद दोस्तों यहाँ पर ये डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो खाली रह गए थे, मैथ्स के बहुत ज़्यादा पद खाली रह गए थे, सभी को पता है। ठीक है, तो वो पद दोस्तों इसमें डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होके ऐड होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि जब भी आपका अध्याचन कोई निकलता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई मोटा मोटा आंकड़ा माने तो 474 में दोस्तों आपके 120 पदों के ऐड होने की पूरी संभावना रहेगी। नहीं भी होंगे तो 100 पद तो ऐड होने ही चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो आप इसको 594 पदों का अध्याचन भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं भी एकदम मैं फिक्स नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल इसके होने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा देखिए आरटीआई में क्या जवाब आता है, कितने पद इस समय पे फिलहाल खाली हैं, क्योंकि ये दोस्तों अध्याचन बहुत जल्दी में भेजा गया अध्याचन है। लेकिन फिर भी क्योंकि अध्याचन वहां पर पहुंच चुका है और इसमें कुछ थोड़ा बहुत शायद कमियां हैं तो उसके संग ये अभी वापस लौट आएगा, लेकिन फिर भी ये दोबारा आएगा तो फिर दोबारा दोस्तों इसमें फटाफट आपको ये पद दोस्तों देखने को मिलेंगे। आरओ एआरओ का विज्ञापन भी दोस्तों जल्दी ही जारी होगा। आरओ एआरओ और उसके बाद फिर दोस्तों आपको हो सकता है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो अध्याचन है, मतलब ये इसका जो वैकेंसी रिलीज है वो जल्द ही देखने को मिले। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आपको होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी को फिलहाल जारी रखें। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है कि वो प्रवक्ता स्क्रीनिंग को लेकर क्या होगा, कि भाई जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग है उसका क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए भी मैंने पूछा है दोस्तों आयोग के मेंबर से, तो उनका दोस्तों यही मानना था कि जो फिलहाल यूकेपीएससी में हमारे कार्यरत जो कर्मी है उनका यही मानना है दोस्तों कि फिलहाल अभी इसमें चेंज होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। कहने का मतलब है कि 90% चांस है दोस्तों कि फिलहाल जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वही होगा। देखिए इस समय का जो पैटर्न है वो विवादित नहीं रहा है। पहले हालांकि 2015, 2018 और 2020 ये 3 दोस्तों प्रवक्ता के जो एग्जाम हुए हैं ये तीनों के तीनों डिफरेंट पैटर्न में हुए हैं। इन तीनों के डिफरेंट पैटर्न थे। 2015 वाले में स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ करता था जस्ट लाइक दिस, एंड इंटरव्यू हुआ करता था, स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू हुआ करता था। 2018 में क्या हुआ कि इन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया, स्क्रीनिंग को इन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया प्लस इंटरव्यू कर दिया। और जबकि 2020 में इन्होंने क्या कर दिया, इंटरव्यू को हटा दिया, क्योंकि 2018 में काफ़ी इंटरव्यू में अनियमितताएं पाई गई थी, तो इस कारण से इन्होंने 2020 वाले में इन्होंने स्क्रीनिंग ले आए और साथ में ये जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का एग्जाम होता था उसको मीन्स बना दिया। ठीक है, तो इंटरव्यू इन्होंने हटा दिया। तो फिलहाल यही पैटर्न है और इस पैटर्न में दोस्तों फिलहाल कोई बवाल नहीं मचा है, पैटर्न में कोई बवाल नहीं बचा है। हालांकि इन्होंने जो स्क्रीनिंग में जो भाई हिंदी में 30 गुना बुलाए गए और एक मतलब गणित में 9 गुना बुलाए गए, तो वहाँ पर काफ़ी विवाद मचा था। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इनका स्क्रीनिंग में जो भर्ती का नियम है वो क्या है, और उसमें आयोग के पास अपना स्क्रीनिंग नियमावली बनी हुई है, स्क्रूटनी नियमावली बनी हुई है। तो उसमें कोई प्रश्न उठना वैसे मुश्किल है, आप पता भी कर सकते हैं। तो उसमें मेरे को भी मैंने भी काफ़ी उनके पता किया था कि भाई ये कैसे हो गया, लेकिन उनके द्वारा जब मुझे समझाया गया इन सब चीज़ों को तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और उस पर मैं पहले भी वीडियो आपको बना के दिखा चुका हूँ कि भाई एक्चुअली स्क्रीनिंग का जो नियम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको समझना है कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम है दोस्तों वो होगा ही होगा। तो फिलहाल आप दोस्तों स्क्रीनिंग के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी को करना स्टार्ट करिए, और जो कि सब्जेक्ट है उसको भी दोस्तों आप बेहतर बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीनिंग एग्जाम आप निकाल ले फिर उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट एग्जाम को ना निकाल पाए। क्योंकि आप ध्यान रखना कि प्रवक्ता पोस्ट है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड पोस्ट है, यहाँ पर आपके अपने सब्जेक्ट में एक अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप मीन्स का एग्जाम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ था, स्पेशली जब हम बात करते हैं गणित की, फिजिक्स की, तो काफ़ी अच्छा पेपर आया था। तो उसके लिए आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। लेकिन आप स्क्रीनिंग एग्जाम भी दोस्तों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको दोस्तों स्क्रीनिंग का पैटर्न बता देता हूँ इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग नए एस्पिरेंट होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे। अभी कई सारे लोग बीएड कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके बीएड खत्म होते होते प्रवक्ता की पोस्ट आ जाए और वो लोग भी अप्लाई कर पाए। तो मैं आपको स्क्रीनिंग का एक बार पैटर्न दिखाता हूँ। आप स्क्रीनिंग को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तैयारी से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार आपको इसको बता देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास जो ऑफिशियल सिलेबस है प्रवक्ता का, ये हमारे पास है। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुतः इस प्रकार की होती है, सारे के सारे एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग इसमें अपनाई जाती है। ठीक है, और
इसका जो मार्क्स है दोस्तों वो मेंस में नहीं जुड़ते हैं। पहली बात, ये सिर्फ एक सीढ़ी है, स्क्रीनिंग इसलिए इसका नाम रखा जाता है। इसके मार्क्स आपके बिल्कुल भी जुड़ते नहीं है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस के आधार पर ही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्नों की संख्या 150 है, अधिकतम अंक भी 150 मिलते हैं और आपको समय अवधि 2 घंटे की मिलती है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो आप इसका स्ट्रैटेजी बना के दोस्तों इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड को, यानी कि शिक्षण अभिरुचि को। इसमें कुल मिला के आपको 40 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को दोस्तों अपना अच्छा करना है। इसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले की शिक्षा व्यवस्था नहीं, बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे इसमें राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, इस पर हमने दोस्तों पहले भी सीरीज बनाई है और अब भी दोस्तों हम प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही दोस्तों आपको इस पर भी सीरीज देखने को मिलेगी। ये जल्दी ही दोस्तों आपके हो सकता है कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाए। हालांकि मैंने पहले भी वादा किया था कि मैं जल्दी करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो इस बार मैं फिलहाल कोई वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको इतना एश्योरेंस जरूर दिला सकता हूं कि मैं जल्दी ही दोस्तों इसके लिए सीरीज लेकर आऊंगा। इस पे दोस्तों मैं आपको प्रॉपर पैटर्न पे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादातर ये दोस्तों कैसे क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल बेस होते हैं, हिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें आपको सिंपली फैक्ट्स दोस्तों याद करने होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जैसे शिक्षण दक्षता, संप्रेषण है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिस पर आपके मतलब कि या मूल्य आधारित शिक्षा है, या कक्षा अनुशासन है, या विद्यालय में अनुपस्थिति, ये थोड़ा सा आपके आत्मीयता वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सा इसमें आप जो जवाब होते हैं सबके डिफरेंट हो सकते हैं। जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है उसको यहाँ पर चुना जाता है। फिर कुछ जैसे शिक्षा में कंप्यूटर है, शैक्षिक तकनीकी है, इस पर भी थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। शिक्षण, व्यवसाय, कार्य संतुष्टि, ये फैक्चुअल नहीं है, ये आपके आत्मसात करने वाले क्वेश्चन है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें चुना जाता है। इसी तरह से व्यक्तित्व विकास है, शैक्षणिक मूल्यांकन है। मूल्यांकन में भी दोस्तों आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस का जो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा जो वेटेज रहता है दोस्तों, वो ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। एक तरह की हिस्ट्री है, फैक्ट है, फैक्ट को आपने याद करना है, उससे आपका ज़्यादा बेटर यहाँ पर मार्क्स बनते हैं। तो 40 मार्क्स दोस्तों इसको रहते हैं। इसके अलावा खंड 2 आता है। खंड 2 में प्रश्नों की संख्या है 35 और ये है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को दोस्तों आपने बिल्कुल सामान्य अध्ययन की तरह पढ़ना है। यहाँ पर आपको कोई समूह गौ की तैयारी नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि ये समूह गौ का पेपर नहीं है, ये यूकेपीएससी का टिपिकल स्क्रीनिंग का पेपर है। तो आपको उसी के हिसाब से दोस्तों तैयारी करनी है। ये आपकी ऐसा नहीं कि आप वीडियो वीपीडीओ की तैयारी के हिसाब से इसकी तैयारी करें। आपको बस बेसिक पढ़ना है, बेसिक लेकिन आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे इसमें करंट अफेयर्स आप पढ़ो, खेलकूद, मनोरंजन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आप 3 में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति है, राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सब आपको। और फिर इसके अलावा भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान, भूगोल भी आएगी थोड़ा, फिर आपकी इन्वायरमेंट भी आती है, फिर भारतीय संविधान भी आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपको करवाई थी लास्ट टाइम स्क्रीनिंग पे, लेकिन फिर भी हम इसको भी दोबारा से लाएंगे अपने पैटर्न पे। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन है, उनके बारे में बार बार पूछा जाता है। आप एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयारी करें। इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी है, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट में भी यहाँ आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय भी आपकी दी हुई है, इकोनॉमिक्स भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा खंड नंबर 3 है, तो यहाँ पर भी आपका 30 मार्क्स का ये दोस्तों निकल कर आता है। उत्तराखंड भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में भी दोस्तों उत्तराखंड की भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य हैं, ठीक है। तहसील कितनी है, ग्राम कितने हैं, प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था, सब इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा कैसी है, संस्कृति कैसी रही है, ठीक है। तो ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पर उत्सव मेले कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको चीज़ें बहुत आसानी से, जो हमारी चली चलाई जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लाइक परीक्षा वाणी है, अजय रावत है, यहाँ पर दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा विंसर पब्लिकेशन है, वहाँ पर भी दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए कोई 50 बुक्स आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक्स बुक्स हैं उनको आपने पढ़ना है। सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, उनको दोस्तों खोल के पढ़ने की आवश्यकता होती है। आप उनको पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद ही कोई नई चीज़ को परचेज करिए। आप पहले कई सारी बुक्स को परचेज कर देते हैं एंड देन उसके बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। प्रमुख आंदोलन देखेंगे जो चलते हुए आए हैं, आर्थिक विकास है, ठीक है, विकास परक योजनाएं हैं, समय सामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं। करंट अफेयर्स तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, चाहे उत्तराखंड है, चाहे आपका नेशनल लेवल का है, वो आप करते रहें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत वाइटल है, अगर ये इसमें अगर आपका पैटर्न अच्छा है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग में सीट
पक्की हो जाती है, आप मान के चलिए, ठीक है। मैथ्स का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का मैं जरूर कह सकता हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक बहुत बेसिक लेवल की आपकी रीजनिंग आती है, जनरल इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो जनरली आपके जैसे कि भाई ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जैसे कि कार्य, वेतन, समय, दूरी, ठीक है, तो ये LCM, SCF और डिस्टेंस इन टाइम, और इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए ये कुछ ऐसे हैं जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत जैसे इसमें अंक गणित से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब कि मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ है इसमें, ठीक है। रेलगाड़ी, वेलगाड़ी और ये घड़ियों वाले क्वेश्चन है, तार्किक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बहुत आसान होते हैं। अब हम बीइंग अ मैथ्स टीचर, तो मैं तो अपने लिए तो आसान कह सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी दोस्तों इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, मीन मीडियन मोड बोलते हैं इसको, ठीक है, परास का मतलब होता है रेंज। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा खंड नंबर 5 है। खंड नंबर 5 दोस्तों जो कि कंपैरेटिवली ईजी होता है, यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना आसान है, ठीक है। खंड नंबर 4 है, वो मैं मान सकता हूँ कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन जो हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं वो इसमें यहाँ पर 20 में से 20 भी स्कोर करने वाले 20 में से 20 भी स्कोर कर देते हैं, लेकिन 20 में से आप 18, 17 दोस्तों यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बहुत आसान सा पाठ्यक्रम है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द, बहुत एक पैटर्न में दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों कवर आसानी से कर सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, शुद्ध, वाक्य शुद्ध, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, ये सब दोस्तों आप बहुत अच्छा आसानी से पढ़ सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब दोस्तों क्या है, पढ़ने वाली चीज़ें, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हिंदी को आप रोज़ आधा घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से दोस्तों ये कवर हो जाएगी। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस है और यही रहने की आपकी संभावना रहेगी। 150 मार्क्स का दोस्तों ये स्क्रीनिंग का सिलेबस है। इसमें अगर आप 90 मार्क्स भी अगर आप लेके आते हैं तो आप मान के चलिए कि आप एंट्री आपको दोस्तों मेंस में मिल जाएगी। ये आपको 100% आप मान के चलिए, इतना मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर आप 90 से ऊपर मार्क्स लाते हैं, यानी कि 60% मार्क्स लेके आते हैं, तो आपका 100% मेंस में हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी करें, क्योंकि फाइनली यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही आपको एंट्री दिलवाएगा, लेक्चरर बनवाएगा। स्क्रीनिंग बस एक सीढ़ी है जिसको कि आपने पार करना है और स्मार्टली दोस्तों इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।